केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी। नए गठित किए गए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रमाणीकरण केंद्र बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए उपलब्ध कराएगा समान अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले का किया स्वागत। कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मिलेगी मदद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी सहकारी और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में लाने के अध्यादेश को दी मंजूरी। 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना को मिली स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के फैसले से किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी, निवेश और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मिलेगा बल। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 15वीं बैठक का आयोजन। दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करने पर दिया जोर। मौजूदा गतिरोध को टालने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर आगे भी संवाद कायम करने पर सहमति। करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाया। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया। और कोरोना से उपचार के बाद ठीक होने की दर 57% से ज्यादा हुई। 2,71,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मामलों की संख्या 1,86,000 के आसपास। तमिलनाडु के एक जिले से दूसरे जिले में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को नहीं दी होगी जाने की इजाजत। पश्चिम बंगाल में जारी लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा। देश में कल कोविड-19 के 2 लाख से अधिक लोगों की जांच करने का बन गया रिकॉर्ड। और विश्व में कोरोना के मामले 93,91,000 के पार पहुंचे। 4,81,000 से ज्यादा लोगों की मौत। महामारी की चपेट में आने के बाद अमेरिका में कोविड-19 के मामलों में दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी। कैलिफोर्निया में 2 दिनों में 69% मामलों में हुआ इजाफा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने अगले हफ्ते तक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंचने की जताई आशंका। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का लगाया आरोप। कहा, पाकिस्तान लगातार भारत और अफगानिस्तान को निशाना बनाने वाले आतंकी समूहों का बना हुआ है पनाहगाह। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी गुटों को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान पर कार्रवाई करने पर दिया जोर। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। कैबिनेट की बैठक में सुधारों के साथ ही बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों को लागू करते हुए अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी गई है। सरकार ने अब एक नई संस्था बनाई है। इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र के रूप में जाना जाएगा। इन सुधारों से न केवल तकनीकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार बढ़ेगा, बल्कि भारत दुनिया में और बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बनेगा। सरकार ने पशुपालन क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए पशुधन योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। सरकार इस योजना के तहत लाभार्थियों को 3% ब्याज में छूट देगी। एक और अहम फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके जरिए करीब 1540 बैंक आरबीआई की निगरानी में आ जाएंगे। मुद्रा योजना के तहत कम लोन वालों को भी सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया है। 50,000 तक शिशु लोन लेने वालों को सरकार ब्याज पर 2% तक छूट देगी। कैबिनेट के एक अन्य फैसले में यूपी के कुशीनगर में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को शुरू किया जाएगा, जिससे बौद्ध पर्यटकों को बहुत फायदा होगा। वहां 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी बन चुकी है और बाकी बुनियादी ढांचा जल्द से जल्द पूरा होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 6 महीने का विस्तार दिया गया है और अब वो 31 जनवरी 2021 तक अपनी रिपोर्ट जमा कर सकेगा। पड़ोसी देश म्यांमार के 2 गैस ब्लॉक्स में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड 909 करोड़ रुपए निवेश करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ ही पर्यटन क्षेत्र के लिए और महात्मा बुद्ध के महान विचारों से प्रेरणा पाने वाले लोगों के लिए शानदार खबर। इससे यातायात संपर्क में सुधार होगा,
अधिक संख्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के इस क्षेत्र में आने से स्थानीय लोगों को बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को जीवंत बनाने के लिए वचनबद्ध है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण खातों में ब्याज माफी की योजना को मंजूरी दी है। इससे छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगी और उनके कारोबार में स्थिरता आएगी। भारत चीन सीमा मामलों को लेकर परामर्श और समन्वय कार्य प्रणाली की कल 15वीं बैठक हुई। बैठक में भारत की तरफ से संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया ने बैठक में हिस्सा लिया, जबकि चीन की तरफ से विदेश मंत्रालय के सीमा और सामुद्रिक मामला विभाग के महानिदेशक इसमें शामिल हुए। गलवान घाटी क्षेत्र में हिंसक फेस ऑफ के बाद इस तरह की बैठकों का दौर जारी है और सीमा पर तनाव को कम करने के लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं। दोनों देशों ने तनाव कम करने के उपायों पर जोर दिया है। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर जोर दिया है। और वरिष्ठ कमांडर्स के बीच 22 जून को हुई बैठक को लेकर भी चर्चा हुई। और केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत के बाद अब भाजपा ने इसके लिए लोगों को जागरूक करने की कमान संभाली है। आत्मनिर्भर भारत का लाभ जनता को बताने के लिए भाजपा ने अपने 3 दिग्गज नेताओं को इसमें लगाया है। इसके तहत पीयूष गोयल व्यापारियों से संवाद कर उन्हें आत्मनिर्भर भारत से देश और व्यापारी वर्ग को होने वाले लाभ के बारे में बताएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की इस योजना के जरिए करोड़ों गृहिणियों को धुएं से मुक्ति मिली है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी शहरी विकास से जुड़े लोगों से बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुबह शुरू हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया है, तो वहीं अभी भी 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। ऑपरेशन जारी है। और केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने बुधवार को इस बारे में अधिसूचना जारी करके कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की सीमा को 31 जुलाई किया था, लेकिन अब इसे 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अगर आप रिवाइज्ड आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आखिरी तारीख अब 31 जुलाई 2020 कर दी गई है। आयकर विभाग में टैक्स छूट के लिए 80C, 80D और 80G के तहत किए गए निवेश की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। CBDT ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयकर अधिनियम 1961 के तहत इन समय सीमाओं को बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जारी लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह फैसला राज्य में महामारी के मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयासों के तहत राज्य में आज से इस महीने के अंत तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं केवल जिलों के भीतर ही उपलब्ध होंगी। इन्हें एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत नहीं होगी। इस बीच राज्य में कोविड संक्रमण के रिकॉर्ड 2865 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 67,000 को पार कर गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि विदेश से वापस आने वाले केरल के सभी लोगों के लिए कोविड-19 की जांच जरूरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर टेस्ट कराने की सुविधा उपलब्ध है तो यात्रियों को कोविड-19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट साथ लेकर आना होगा, जो यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले प्राप्त किया गया हो।
उन्होंने कहा कि यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले राज्य सरकार की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा। यात्रियों को N95 मास्क, फेस शील्ड, दस्ताने पहनने होंगे और हैंड सैनिटाइजर भी साथ रखना होगा। सऊदी अरब और कुवैत से आने वाले यात्रियों ने अगर कोविड-19 टेस्ट नहीं कराया है तो उन्हें PPE किट पहननी होगी। उन्होंने कहा कि केरल में एयरपोर्ट पर यात्रियों की फिर से जांच की जाएगी। उन्हें सरकार के नियमों का पालन करना होगा और 14 दिन के जरूरी क्वारंटाइन को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि यह कदम कोरोना के सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए हैं। भारतीय रेल 31 अक्टूबर तक प्रवासियों और अन्य लोगों को 1800 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं में 8 लाख मानव दिवस के रोजगार का सृजन करेगी। भारतीय रेलवे ने देश के 6 राज्यों को 116 जिलों में गरीब कल्याण योजना की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने देश के 116 जिलों में राज्य स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की है। भारतीय रेलवे ने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और ओडिशा के प्रवासी मजदूरों के रोजगार को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में इन 6 राज्यों में पहुंचे मजदूरों को उनके गृह प्रदेश में ही रोजगार के अवसर मिल सकें। इसके लिए लगभग 160 बुनियादी ढांचे के कामों की पहचान की गई है जिन्हें तेज किया जाना है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने इस योजना की समीक्षा की है। और समुद्र सेतु मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के क्रम में आज INS ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से भारतीय नागरिकों को लेकर रवाना होगा। INS जलाश्व बुधवार को ईरान पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज ई-ब्लड सर्विस ऐप लॉन्च करेंगे। ये ऐप भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा शुरू किया जा रहा है जो कोविड-19 के खिलाफ जंग के लिए समर्पित होगा। और बात कोविड-19 से जंग की। कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में अब तक 2,71,696 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में करीब 13,000 मरीज ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले लोगों की दर अब 57% से अधिक हो चुकी है। देश में इस महामारी के कारण करीब 1,86,514 लोग संक्रमित हैं, तो वहीं देश में 14,894 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 418 लोगों की मौत हुई है। गौरतलब है कि हर दिन सैंपल जांच करने की क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 2,07,871 लोगों के सैंपल की जांच हुई और अब तक कुल 75,60,782 से अधिक सैंपल्स की जांच हो चुकी है। और कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों ने इसे अवसर के रूप में भी लिया है। पिछले 3 महीनों में बंद स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कायाकल्प योजना चलाई है जिससे भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर स्कूलों को तैयार किया जा रहा है ताकि पढ़ने वाले जो बच्चे स्कूल में जाएंगे तो उन्हें न सिर्फ अच्छा वातावरण मिले बल्कि कोरोना की गाइडलाइंस को भी पूरा किया जा सके। देखिए मेरठ से हमारी यह खास रिपोर्ट। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के चलते अभी ये प्राथमिक विद्यालय सुनसान पड़े हैं। कोरोना बीमारी के बीच इसे समय के लिहाज से अवसर मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है इन स्कूलों का कायाकल्प करने का। जी हां, इससे बेहतर समय हो भी नहीं सकता था। खाली पड़ी इन विद्यालयों को नया रंग रूप दिया जा रहा है। साफ सफाई, पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था, हाथ धोने के लिए विशेष उपाय, 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए फर्नीचर को व्यवस्थित करना कायाकल्प योजना की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। पहले की तुलना में नलों की संख्या बढ़ाई गई है। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत मेरठ में सभी जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उनका जीर्णोद्धार किया गया है। इसमें अगर हम देखें क्लासरूम से लेकर के क्लासरूम में बेंचेस हैं, ब्लैक बोर्ड है, टाइल लगाना है, चाइल्ड फ्रेंडली पेंटिंग्स करना है और क्लासरूम के बाहर आपका जो इंटरलॉकिंग टाइल्स है, गार्डन डेवलपमेंट है, टॉयलेट मरम्मत है या नया कंस्ट्रक्शन है कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम आने वाले जुलाई तक हम ये इन लक्ष्य को प्राप्त कर लें। मल्टीपल हैंड वॉश पे विशेष हमारा ध्यान है क्योंकि इसमें हर स्कूल में लगना जरूरी है क्योंकि जो कोविड की जो महामारी जो फैल रही है, आगे स्कूल खुलेंगे बच्चों को हैंड वॉश करने में
आसानी हो जाए, सफलतापूर्वक बच्चे इस काम को कर सकें। लंबे अंतराल के बाद आने वाले समय में जनजीवन सामान्य हो जाएगा, लेकिन कोविड-19 से बचाव ये एक लंबी लड़ाई रहेगी, जिसके हिसाब से अब राज्य भर के प्राथमिक विद्यालयों को उसी के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। हम जानते हैं कि छोटे बच्चे की इस बीमारी से सुरक्षा अभिभावकों के लिए एक बड़ी चिंता है, जिसे ध्यान में रखते हुए इस कोरोना काल को अवसर के रूप में लिया गया है, ताकि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों का कायाकल्प किया जा सके। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज। और खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में कोरोना महामारी के बीच आज से प्रदेश की 10वीं बोर्ड की यानी SSLC की परीक्षा शुरू होगी। प्रदेश में 3,209 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 14,699 स्कूलों के कुल 8,48,230 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। राज्य सरकार ने छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विस्तृत व्यवस्था की है। कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी कई उपाय किए हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने प्रति छात्र 2 मास्क वितरित करते हुए कुल 18 लाख मास्क वितरित किए हैं। वहीं करीब 2,674 छात्र जो लॉकडाउन से पहले हॉस्टल में रहते थे और जिन्होंने परीक्षा केंद्रों में बदलाव का विकल्प चुना था, उनके लिए विभाग ने संशोधित प्रवेश टिकट जारी किए हैं। इस बीच कर्नाटक के शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने परीक्षा केंद्र का दौरा किया और स्थिति का जायजा भी लिया। छात्रों के तापमान की जांच करने के लिए केंद्रों में थर्मल स्कैनर लगाए गए हैं। वहीं विभाग केंद्रों पर स्काउट और गाइड की सेवाओं का भी उपयोग किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रत्येक केंद्र पर एक स्वास्थ्य सहायक और एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को भी तैनात किया है। वे कंटेनमेंट जोन से आने वाले विद्यार्थी अलग कमरों में बैठकर परीक्षा देंगे और इन कमरों में पर्यवेक्षकों को N95 मास्क भी प्रदान किए जाएंगे। अगर कोई छात्र पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे प्रथम प्रयास के रूप में पूरक परीक्षा में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के 45 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि आज के दिन 45 साल पहले एक परिवार की सत्ता की भूख के कारण देश में आपातकाल लागू हुआ। रातों रात देश को जेल में बदल दिया गया। प्रेस, न्यायालय, बोलने की आजादी सभी को कुचल दिया गया। गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए। लाखों लोगों के प्रयास की वजह से आपातकाल हटाया गया। भारत में लोकतंत्र की पुनः बहाली हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये अनुपस्थित रहा। एक परिवार का हित पार्टी के हितों और राष्ट्रीय हितों पर हावी था। ये खेदजनक स्थिति आज की कांग्रेस में फलीभूत है। CWC की हालिया बैठक के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया, लेकिन उन्हें चुप करा दिया गया। कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता को बिना सोचे समझे बर्खास्त कर दिया गया। दुखद सच्चाई यह है कि कांग्रेस में नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। भारत एक विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस को खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी के अंदर आपातकाल की मानसिकता क्यों विद्यमान है? जो नेता एक परिवार से ताल्लुक नहीं रखते, उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जाता? कांग्रेस पार्टी के नेता निराश क्यों हैं? अन्यथा कांग्रेस पार्टी का लोगों से अलगाव बढ़ता जाएगा। तो देश भर की कोविड की खबरों हमने आपको बताया। और आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं जो कोविड से जुड़ी हुई हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे विश्व में इस वक्त कोरोना संक्रमितों की संख्या 93,91,000 से ज्यादा हो गई है और अब तक इस महामारी से 4,81,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका सबसे ऊपर है, जहां 23,76,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि वहां 1,21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के बाद ब्राजील कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित मुल्क है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,88,000 से ज्यादा है, जबकि वहां मरने वाले लोगों की संख्या 53,800 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और इन सारी स्थितियों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एथनॉन ने आशंका जताई है कि अगले हफ्ते दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। हालांकि टेड्रोस ने सऊदी अरब के उस फैसले का भी स्वागत किया है जिसमें कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सऊदी अरब ने विदेशों से आने वाले हाजियों पर सालाना हज यात्रा के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
संगठन का मानना है कि मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों समेत कई देशों से यह महामारी अब तक अपने पीक पर नहीं पहुंची है। WHO के मुताबिक ब्रिटेन जैसे देशों ने कोरोना के खिलाफ बेहद गंभीरता के साथ कदम उठाए हैं और अब वे चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। और कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस महामारी के कारण हालात बेहद खराब हैं। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक कोरोना के कारण अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में पिछले 2 हफ्तों में लगभग 1/3 की वृद्धि हुई है, जिससे 1,500 रोगियों को ICU की आवश्यकता है। गवर्नर गोविंद न्यूजोम ने बताया कि नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने के कारण राज्य में संक्रमितों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी। अमेरिका के अन्य हिस्सों में भी कोरोना वायरस संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गौरतलब है कि कैलिफोर्निया में बुधवार को 7,149 नए संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई थी। और दक्षिण अफ्रीका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस की संभावित वैक्सीन के लिए पहली बार मानव पर परीक्षण शुरू किया है। कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन के असर को परखने के लिए 18 से 65 साल के 2000 वॉलंटियर्स को चुना गया है, जिनमें से कुछ HIV पॉजिटिव भी हैं। वैक्सीन देने के बाद इन पर 12 महीने तक नजर रखी जाएगी। ब्रिटेन के बाहर दक्षिण अफ्रीका दूसरा ऐसा देश है जो ऑक्सफोर्ड ट्रायल में हिस्सा ले रहा है। इससे पहले ब्राजील में भी ट्रायल किया गया था। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण अफ्रीका को कोरोना वायरस का अगला मुख्य केंद्र बताया है। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका में संक्रमण की दर सबसे ज्यादा है। वहां 1 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले हैं, वहीं 2000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और कोरोना वायरस को लेकर अगर अर्जेंटीना की स्थिति की बात करें तो अर्जेंटीना सरकार देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थामने के लिए बेहद कड़े कदम उठा रही है। मंदी से जूझ रही अर्थव्यवस्था के बावजूद सरकार ने 28 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया था। स्थानीय खबरों के मुताबिक देश में ज्यादातर हिस्से 5वें दौर के क्वारंटीन से गुजर रहे हैं और लगातार इतने लंबे वक्त तक घरों में कैद लोग अब परेशान होने लगे हैं। सरकार से सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें मानसिक और वित्तीय रूप से कुछ राहत मिलनी चाहिए। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से रोकने के लिए सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है, जिसे 2 हफ्तों के लिए लागू किया जाएगा। इसके तहत रिक्रिएशनल गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को सीमित किया जाएगा। पिछले 3 महीने से लॉकडाउन में बंद लोगों के लिए नए उपाय बेहद कड़े और कष्टकर होंगे। अर्जेंटीना में अब तक कोरोना संक्रमण के 47,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और देश में 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि पाकिस्तान लगातार भारत और अफगानिस्तान को निशाना बनाने वाले आतंकी समूहों का पनाहगाह बना हुआ है। साथ ही अमेरिकी विदेश विभाग ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी गुटों को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान पर कार्रवाई करने पर जोर दिया है। और ब्रेक्जिट के मुख्य वार्ताकार मिशेल बार्नियर ने ब्रिटेन से वार्ता से पहले कहा है कि अगर ब्रिटेन ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय संघ के साथ कोई समझौता करना चाहता है तो उसे स्पष्ट संकेत देने चाहिए। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि साल के अंत से पहले किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने अभी तक यूरोपीय संघ से राज्य सहायता और मत्स्य पालन पर पिछले वार्ता दौर के बाद से बातचीत नहीं की है। साथ ही उन्होंने कहा कि गेंद ब्रिटेन के अदालत में है। बार्नियर ने कहा कि अगर वार्ता विफल होती है तो ब्रिटेन यूरोपीय संघ से ज्यादा प्रभावित होगा। लिवरपूल इंग्लिश प्रीमियर लीग खिताब के बेहद करीब पहुंच गया है। EPL में कल एनफील्ड में खेले गए मैच में लिवरपूल ने क्रिस्टल पैलेस को 4-0 से करारी शिकस्त दी। EPL का खिताब जीतने के लिए लिवरपूल को अपने बाकी बचे हुए 8 मुकाबलों में से 5 अंक की जरूरत थी। ये जानते हुए टीम के मैनेजर यर्गन क्लॉप ने अपने सबसे मजबूत लाइनअप को मैदान में उतारा। शुरुआत से ही मैदान में सिर्फ एक ही टीम नजर आई। टीम के लिए पहला गोल ट्रेंट अलेक्जेंडर अर्नोल्ड ने 23वें मिनट में किया। हाफ टाइम से ठीक पहले मोहम्मद सलाह ने एक शानदार गोल के जरिए बढ़त 2-0 कर दी। लिवरपूल के लिए तीसरा गोल फैबिनो ने 55वें मिनट में किया। मोहम्मद सलाह और रोबर्टो फर्मिनो की मदद से सादियो माने ने 69वें मिनट में टीम के लिए मैच का चौथा और इस EPL सीजन का अपना 12वां गोल किया। 4-0 की इस धमाकेदार जीत के बाद लिवरपूल EPL खिताब के सिर्फ 2 अंक से दूरी पर है। अगर लिवरपूल खिताब जीतती है तो ये 30 साल में उनका पहला EPL खिताब होगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।